दोस्तों हम पढ़ रहे थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है इसके बारे में हम देखें। देखो हमने अपवर्तन पढ़ा था, अपवर्तन का ही आगे का भाग होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये कैसे होता है इसके बारे में हम समझें। अपवर्तन देखो अपने पास में मान लो ये एक कांच की सिल्ली है, ये अपने पास में है एक कांच की सिल्ली। इस कांच की सिल्ली का अपवर्तनांक हम कह रहे हैं N2, जो कि क्या है, सघन माध्यम। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक नंबर की परिभाषा जरूरत है। अब देखो इस पर हमने कोई प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित करा है। अभिलंबवत आपतित किरण की विशेषता क्या है कि इसमें कोई विचलन नहीं होगा, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ अपवर्तन हमारे पास में नहीं होगा। इस किरण का नाम भी दे दें हम A, B और C। ये प्रकाश की किरण जब बिंदु C पर पहुंचती है तो अपने पास में इसका क्या हो जाता है, अपने पास में कुछ भाग निर्गत हो जाता है। जो निर्गत हो जाता है उसको तो हम कह सकते हैं निर्गत किरण, जो कि अपने पास में होता है नगण्य भाग। अब जब प्रकाश की किरण बिंदु C पर पहुंचती है तो C पर पहुंचने के बाद में यह अलग अलग कोण पर परावर्तित होती है। ये अपने पास में अलग अलग कोण पर परावर्तित होती है। मान लो इस बिंदु पर जब ये इस कांच की सिल्ली के दूसरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो इस बिंदु को हमने कह दिया D, इसको कह दिया हमने E और इसको कह दिया हमने F। यहाँ जब ये D पर पहुंचती है तो ये हमारे पास में अभिलंब हो गया यहाँ पर, और यहाँ अपन देखें तो यहाँ ये अभिलंब हो गया, यहाँ हम देखें तो ये अभिलंब हो गया अपने पास में। ठीक है, यहाँ जब ये प्रकाश किरण आपतित होती है तो इस पर ये हमने तीर का निशान लगा दिया और ये प्रकाश की किरण बिंदु D पर I1 कोण बनाते हुए आपतित है। अब यहाँ अपन देखें अंदर तो है सघन माध्यम और बाहर अपने पास में है विरल माध्यम, जिसका अपवर्तनांक हम कह रहे हैं N है। जैसे ये प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो यह अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ सघन माध्यम में अणु पास पास होंगे, चाल कम हो जाएगी। जब ये विरल माध्यम में जाएगी तो अणु दूर दूर हो जाएंगे, प्रकाश की चाल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। यहाँ वेग की बात नहीं करेंगे दोस्तों, सिर्फ चाल की बात करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ इसका चाल बढ़ जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये अपने पास में यहाँ से प्रकाश किरण निकल जाएगी और यहाँ अपने कहते हैं कि अपवर्तन कोण हो जाएगा R1 और अपने पास में ये प्रकाश की किरण यहाँ से बाहर निकल रही है, इसको हम कहते हैं अपवर्तित किरण। अब आप पूछोगे इसको निर्गत किरण क्यों नहीं कहा। निर्गत किरण हमने इसलिए नहीं कहा क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल से चलकर वापस विरल में जाती है तब उसको हम निर्गत किरण कहते हैं। पर अगर यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो इसको हम सिर्फ अपवर्तित किरण कहते हैं। और यहाँ क्या हो रहा था अपने पास में, ये और ये दोनों माध्यम एक जैसे थे इसलिए। ठीक है, अब यहाँ अपने पास में अपन कहें कि जब ये प्रकाश की किरण बिंदु C से E पर आपतित होती है तो यहाँ आपका आपतन कोण हो जाता है I2। जैसे यहाँ I2 कोण होता है तो I2 कोण जो होता है वो अपने पास में I1 से बड़ा होता है। और हमको ये भी पता है कि जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा, यानी ये प्रकाश की किरण अपने पास में ऐसे अपवर्तित हो जाएगी। इसको अपन दे दें यहाँ F दे दिया था, इसको दे दें G, इसको दे दें हम H, यानी ये प्रकाश की किरण EH के रूप में अभिलंब से 90 डिग्री कोण बनाती हुई, या ये कह सकते हैं अपवर्तक पृष्ठ से होकर गुजरती है, अभिलंब के लंब। अभिलंब के लंबवत कह सकते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ के अनुदिश, अपवर्तक पृष्ठ के अनुदिश। ये अपने पास में घटना है। अब अपने पास में देखो यहाँ आपतन कोण का मान जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे प्रकाश की किरण क्या हो रही है हमारे पास में, नीचे झुकती चली जा रही है और नीचे झुकती चली जा रही है। यहाँ अपन देखो यहाँ आपतन कोण का मान हमने I2 से भी बढ़ा दिया,
अगर आपतन कोण का मान अपने पास I3 ले लिया और ये अपने पास I2 से भी बड़ा है, तो ये प्रकाश की किरण अब अपवर्तित नहीं होगी, ये प्रकाश किरण अपवर्तित नहीं होगी और ये अपने पास में किरण वापस परावर्तित हो जाएगी, वापस सघन माध्यम में। इसको हम दे देते हैं I किरण। और ये जो घटना होती है, यहाँ जो किरण है, इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण, इसको हम कह रहे हैं परावर्तित किरण। तो अपने पास में, और यहाँ अगर हम कोण देखें, यहाँ तो होगा 90 डिग्री कोण, यहाँ अपने पास में जो कोण होगा वो हो जाएगा अपने पास में R3 कोण, जो कि I3 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रकाश का क्या हो रहा है दोस्तों, परावर्तन हो रहा है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। अब इसको थोड़ा सा अपन समझ लें। जब प्रकाश की किरण कोई कोण पर आपतित हो और यह अपवर्तक पृष्ठ के अनुदिश हो जाए या अभिलंब के लंबवत हो जाए, तो इस कोण I2 को हम कहते हैं क्रांतिक कोण, इसको हम कहते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को इंग्लिश में कहेंगे क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल या कोमा वाली कंडीशन। जैसे कोमा की कहानी कहें, अगर कोई आदमी कोमा में चला जाता है तो उसकी दो संभावनाएं थी, या तो वो भगवान के पास या हमारे पास। वही कंडीशन यहाँ हो रही है कि अगर इस कोण का मान हम बढ़ा दें तो प्रकाश की किरण अपने पास में, देखो यहाँ अपन इसका मान बढ़ा रहे हैं तो प्रकाश की किरण परावर्तित हो रही है, और अगर कम कर रहे हैं तो प्रकाश की किरण क्या हो रही है, अपवर्तित हो रही है। तो अपन यहाँ से बहुत आसान से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे प्रकाश की किरण सघन माध्यम से अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, आपतन कोण का मान, इस I2 कोण को हम कहते हैं, दूसरा नाम होता है इसको IC भी कहते हैं। IC का मतलब क्रिटिकल एंगल। तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश की किरण अपवर्तित होने के बजाय वापस सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा लिखें तो क्या होगी कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित हो और इसका आपतन कोण I3 क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो ये प्रकाश किरण अपवर्तित न होकर के उसी सघन माध्यम में परावर्तित हो जाएगी। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। एक परिभाषा बनती है यहाँ पे 1 नंबर की, क्रांतिक कोण की परिभाषा। क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या होगी, बहुत आसान परिभाषा है। जब कोई प्रकाश किरण किसी अपवर्तक पृष्ठ पर उस कोण से आपतित हो कि अपवर्तित किरण अभिलंब के लंबवत हो या अपवर्तक पृष्ठ के अनुदिश हो जाए, तो उस कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसे IC से प्रदर्शित करते हैं। और अपने पास में इसका सबसे ज्यादा उपयोग हमारे पास में होता है, परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अपने पास में इससे जो क्वेश्चन बनता है वो ज्यादातर बनता है कि क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए, या तो ये पूछ सकता है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है क्रांतिक कोण के लिए या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए स्नेल का नियम लिखिए। तो अपन स्नेल का नियम बनाएं। स्नेल का नियम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या होगा, तो स्नेल का नियम हम देखें। स्नेल का नियम हमारे पास बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे इसको देखो। अब साइन I अपॉन साइन R बराबर होता है अपने पास N2 अपॉन N। यहाँ विरल माध्यम है, इसका अपवर्तनांक N1, यहाँ सघन माध्यम है जिसका अपवर्तनांक N2। बात समझ में आ गई दोस्तों। यहाँ जब अपन क्रांतिक कोण की बात करें, यानी कोण I बराबर, तो हम कह रहे हैं IC, कोण I बराबर तो हो गया IC, और कोण R बराबर हो गया 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्रांतिक कोण पर प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, अभिलंब के लंबवत हो जाती है। ये दोनों मान अपन इसमें रखें तो यह आ जाएगा कोण IC बटे साइन 90 डिग्री बराबर यहाँ N2 अपने पास में क्या होगा। अब देखो यहाँ कहानी अलग होगी थोड़ी सी। यहाँ सघन माध्यम है, उसका अपवर्तनांक हमने क्या लिया है, N2 लिया है, और विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, N1। पर ये जो घटना अपन ने स्नेल का नियम दिया था उसमें देखो क्या था अपने पास में, कहानी ये थी, यह आपका आपतन कोण था, यह अपवर्तन कोण था R। इस समय विरल माध्यम का अपवर्तनांक N2 था और सघन माध्यम का अपवर्तनांक था N2। विरल माध्यम का तो था अपने पास में N1 और सघन माध्यम का क्या था, N2।
और यहाँ क्या हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। प्रकाश की किरण सघन से जा रही है, विरल में जा रही है, तो सघन का अपने पास में अपवर्तनांक यहाँ क्या है n2, पर प्रकाश की किरण के हिसाब से देखें तो n1 क्या होना चाहिए, इसका उल्टा। तो यहाँ अपने पास में जो सूत्र आएगा वो n2/n1 की जगह आएगा n1/n2। n1/n2 क्यों आया दोस्तों, देख लो वापस सीधा सा है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है तो विरल का अपवर्तनांक n1 था, यहाँ प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है तो यहाँ n1 की जगह क्या हो जाएगा n2, तो अपन लिख सकते हैं n1/n2। अब देखो अपन इसका मान लिखे तो यहाँ आ जाएगा साइन IC, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 बराबर n1/n2। अगर हम ये कहते हैं कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 बराबर क्या है 1, विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 बराबर क्या है 1, और n2 जो सघन माध्यम है इसका अपवर्तनांक हम n ले लें तो यहाँ आ जाएगा साइन IC बराबर 1/n। ये अपने पास में आ जाएगा क्रांतिक कोण का मान, किसके लिए, पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए, या ये कह सकते हैं स्नेल का नियम पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए। ये भी अपने पास में दोस्तों 1 नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी अपने पास में परिभाषा वगैरह पूछ लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहता आप ले लो, बाकी मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब अपन दोस्तों इसके आगे देखें पूर्णांतरिक परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन की हमने परिभाषा वगैरह देख ली। अब अपन इसका आगे देखें तो हम बात करते हैं कि इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो अपन पहला भाग देख रहे हैं अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, आपको किताब में दे रखे हैं वो अनुप्रयोग बताऊंगा, उसके अलावा जो हम आम जिंदगी में देखते हैं वो अनुप्रयोग आपको बताऊंगा। सब देखते हैं। तो पहले किताब के हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है 1 नंबर का, वो अनुप्रयोग है मरीचिका। ये भी परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, देखो इसको समझा देते हैं। देखो मरीचिका होती क्या है, मरीचिका को हम कहते हैं मृग तृष्णा। मृग तृष्णा, मृग तृष्णा क्या होती है दोस्तों, इसको समझो। तृष्णा का मतलब होता है प्यास और मृग का मतलब होता है हिरण। हिरण की प्यास को ही मरीचिका कहते हैं। अब आप जानते हो हिरण एक ऐसा पशु है जिसको पानी की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। मान लो वो गलती से किसी रेगिस्तानी क्षेत्र में चला गया जहाँ पानी का बहुत अभाव है, जब पानी का अभाव है तो वो पानी की तलाश करेगा, उसी घटना को मरीचिका कहते हैं। अब रेगिस्तान में जल्दी से पानी मिलता नहीं है, पर इसको पानी मिलने का भ्रम होता है, या यहाँ पे कोई व्यक्ति जाता है उसको भी पानी मिलने का जो भ्रम पैदा होता है, यानी ये एक प्रकार का क्या होता है हमारे पास दोस्तों, भ्रम। तो इस भ्रम को ही मरीचिका कहते हैं। ये भ्रम कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। मान लो हम रेगिस्तानी मिट्टी की बात करें, ये अपने पास में है रेगिस्तानी मिट्टी। रेगिस्तानी मिट्टी की क्या खासियत होती है, गर्मियों के दिनों में बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, गर्मियों के दिनों में बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो ये हमारे पास में क्या है, गर्म मिट्टी। अब ये गर्म मिट्टी है, तो गर्म मिट्टी जब होगी तो इसके पास की वायु भी क्या होगी, अपने पास में गर्म होगी। पास की वायु क्या हो जाएगी, अपने पास में गर्म। और वायु अगर गर्म होगी तो हम जानते हैं कि किसी वस्तु को जब हम गर्म करते हैं तो उसके अणु दूर दूर चले जाते हैं, और अणु दूर दूर चले जाएंगे तो यहाँ जो वायु है उसके कण दूर दूर चले जाएंगे, कण दूर दूर चले जाएंगे तो इसका अपवर्तनांक हमारे पास कम होगा, इसका अपवर्तनांक हमने ले लिया n। इसी प्रकार इसके पास की खूब सारी अपने पास में वायु की परतें बन जाएगी। इन परतों की अपन खासियत देखें तो सबसे पृथ्वी के या जमीन के या रेगिस्तान के पास की परत तो ज्यादा गर्म होगी, उसका अपवर्तनांक n1 है। उसके ऊपर वाली परत का अपवर्तनांक n2, इसके ऊपर वाली का n3, इसके बाद में n4। यहाँ सबसे ज्यादा अपवर्तनांक अपने पास n4 का होगा, सबसे कम होगा n1 का होगा, फिर उसके बाद में n2 का, फिर उसके बाद में n3 का, और फिर उसके बाद में n4। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे वो अपने पास में पानी की तलाश में घूम रहा था दर दर, और यहाँ पानी की तलाश में वो आगे बढ़ रहा है। उसको मान लो यहाँ कोई पेड़ है ऐसा हरा भरा, और उस पेड़ की उसको यहाँ पे कोई उसको छाया दिखाई देती है, तो वो क्या करता है, पानी की तलाश में यहाँ पहुँचता है और उसको पानी नहीं मिलता है। इसी घटना को हम मरीचिका कहते हैं। अब वो पानी की तलाश में क्यों इधर आ रहा है उसका कारण देखो। जैसे हमारे पास में हम कहें कि इस पेड़ से अपने पास में प्रकाश इस वायु में होता हुआ हमारे पास पहुंच रहा है, या इस व्यक्ति के पास पहुंच रहा है,
तो वो पहुंचेगा तो यहाँ अपने पास में अभिलंब है, यहाँ प्रकाश की किरण आपतित होगी। चूंकि ऊपर की वायु सघन माध्यम है, नीचे की वायु विरल माध्यम है, तो प्रकाश की किरण का क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पूर्ण हो जाएगा। और यहाँ अपने पास में जो कोण होगा वो अपने पास में यहाँ देखो कम होगा, यहाँ क्या होगा कोण R1 होगा, यहाँ I1 कह रहे हैं हम, यहाँ R1 जो कोण होगा वो अपने पास में अधिक कोण होगा। जब अपन यहाँ देखें तो यहाँ आपतन कोण यहाँ I1 है, उसके बाद में आपतन कोण क्या हो रहा है अपने पास में बढ़ रहा है। आपतन कोण बढ़ेगा तो स्वाभाविक बात है अपने पास में यहाँ अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा। और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी यहाँ पर, और वो आ जाएगी अपने पास में पूर्ण आंतरिक कंडीशन, यानी यहाँ आपतन कोण हो जाएगा IC या IC से भी ज्यादा हो जाएगा। यहाँ अपने पास में आपतन कोण हो रहा है I3, और I3 जो कोण है वो क्रांतिक कोण से भी ज्यादा है। क्रांतिक कोण से ज्यादा होने से ये प्रकाश किरण इधर तो नहीं जाएगी, पर ये मुड़कर कहाँ चली जाएगी ऊपर, और ये किसको दिखाई देगी, यहाँ जो खड़ा व्यक्ति पानी की तलाश कर रहा है उसको। और पानी की तलाश में ये क्या है, एक प्रकार की इस पेड़ की छाया दिखाई दे रही है। ये छाया उसको ऐसे लगती है कि ये इस पेड़ की यहाँ से आ रही है, और ये अपने पास में छाया क्या, एक प्रकार की परछाई है। ये क्या है हमारे पास में, एक प्रकार की परछाई। और पेड़ की परछाई किसमें बनती है, पानी में। तो वो सोचता है कि यहाँ पेड़ की परछाई हमको दिख रही है तो यहाँ पानी हो सकता है, और पानी की तलाश में यहाँ पहुंचता है और उसको पानी दिखाई नहीं देता है। इसका सबसे ज्यादा जो होता है, एक तो अपने पास रेगिस्तान में देखने को मिलता है, उसके अलावा हमको गर्मियों में सड़कों पर मिलता है। गर्मियों में आप सड़कों पर देखोगे तो आपको जब दूर से देखते हो सड़क को तो आपको ये लगता है कि सड़क पर कहीं खूब सारा पानी जुड़ा हुआ है, और जब आप वहां जाकर नजदीक से देखते हो तो कोई पानी दिखाई नहीं देता है। तो इस घटना को हम कहेंगे मरीचिका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े अपन। मरीचिका अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो परीक्षा में काम आता है। फिर आता है अपने पास में हीरे का चमकना, ये भी अपने पास में सबसे ज्यादा काम का टॉपिक है। दूसरा है हीरे का चमकना। अब देखो हीरे का चमकना, पहली बात हीरा होता है सबसे ज्यादा चमकीला पदार्थ। हीरा बनता है अपने पास में सबसे अच्छी क्वालिटी के कांच का। हीरा बनता है हमारे पास सबसे अच्छी क्वालिटी के कांच का, जिसका अपवर्तनांक यानी हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो n, और वो सबसे अधिक होता है, ये होता है 2.42 मान। हीरे का अपवर्तनांक, जो हीरे का कांच है इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और इस हीरे के लिए जो क्रांतिक कोण है वो अपने पास में होता है, इसका जो अपवर्तनांक होता है, आप थोड़ा सा इसको देख लो, 2.42, ये तो इसका होता है अपवर्तनांक का मान। तो इसका क्रांतिक कोण अपने पास में सीधा से याद रखो, ये पॉइंट उठाकर यहाँ लिख दो, तो ये आता है 24.21 डिग्री लगभग इसका होता है क्रांतिक कोण का मान। क्रांतिक कोण का मान इसका होता है। तो अपने पास में हीरा बनाया कैसे जाता है, हीरे के अंदर जब बनावट की जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा, मैंने सही नहीं है, इसके अंदर सबसे ज्यादा अपने पास में परावर्तक पृष्ठ बनाए जाते हैं। इतना इसको अच्छे से घिसा जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा परावर्तक पृष्ठ बने। जब हीरे के अंदर प्रकाश की किरण प्रवेश हो जाती है, और ये प्रवेश होती है क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर इस पर प्रवेश हो जाती है, तो ये प्रकाश की किरण इसके अगले पृष्ठ से लगातार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती है, जिससे जिस पृष्ठ पर ये प्रकाश पहुंचता है वही भाग हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। और ये प्रकाश इस हीरे से बहुत देर बाद में निकलता है, जिससे हमको हीरा लगातार चमकता हुआ दिखाई देता है। तो हीरे के अपने पास में खास खास चीजें वो याद रखनी है। एक तो हीरे की कांच का अपवर्तनांक होता है 2.42, इसका अगर क्रांतिक कोण का मान करें तो इसका होता है 24.21 लगभग, या ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट को उठाकर यहाँ रख दो, अपने पास काम हो जाएगा। हीरा क्यों चमकता है, क्योंकि इस पर जब प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होगी तो यह इसके प्रश्नों पर लगातार आपतित होती रहेगी, जिससे हमारे पास हीरा चमकता है। परीक्षा में एक क्वेश्चन और आता है, क्या अंधेरे में हीरा चमकता है। अंधेरे में हीरा चमक सकता है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अंधेरे में हीरा नहीं चमकता है। क्यों नहीं चमकता है, सीधी सी बात है, चमकने के लिए चाहिए प्रकाश।
अगर आप हीरे में प्रकाश डालोगे तो उसमें लगभग 2-3 सेकंड तक प्रकाश रुकेगा, जिससे वो चमक जाएगा। पर अगर आप अंधेरे कमरे में लेके जा रहे हो जहाँ उस पर प्रकाश ही नहीं आपको हो रहा है तो वो चमकेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े हम। अब एक और चीज़ है, जितना हम चमकीला या अच्छी क्वालिटी का हीरा बनाना चाहें उसके लिए हमको हीरे के सबसे ज़्यादा परावर्तक पृष्ठ बनाने चाहिए, या कहावत में कहते हैं कि जिस चीज़ को जितना ज़्यादा घिसोगे वह उतनी ज़्यादा चमकेगी। मेरे को आज फिजिक्स पढ़ाते हुए 10 साल हो गए, 10वां साल है मेरा। जब मैंने पहली बार फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट की थी तो मेरे को समझ में नहीं आता, खुद को ही नहीं आता था। तो मैं खुद नहीं जानता था कि फिजिक्स में ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है। अब मेरे को एक एक चीज़ का पता है कि इसमें ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने लगातार इस चीज़ को पढ़ा और पढ़ाया है। तो सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा घिसोगे, आप अपने दिमाग को घिसो, जितना ज़्यादा घिसोगे उतनी ज़्यादा आपको याददाश्त अच्छी होगी। याददाश्त अच्छी होगी तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, और दूसरी बात, याद भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अब अपन थोड़ा सा तीसरा अनुप्रयोग देखें जो सबसे ज़्यादा काम आता है। तीसरा अनुप्रयोग है इसका प्रकाश तंतु। प्रकाश तंतु क्या होता है? देखो, प्रकाश तंतु अपने पास में क्या चीज होती है, इसको देखो। आपने केबल कनेक्शन देखा है, हम टीवी के अंदर महाभारत वगैरह देखते हैं, डिश लगाते हैं, तो डिश के अंदर एक केबल आती है जो हमारे टीवी में एंटीना के रूप में लगाई जाती है। तो वो केबल क्या होती है, अपने पास में इससे बेलनाकार पाइप होता है, इससे बेलनाकार पाइप होता है, और वो होता है अपने पास में प्लास्टिक का, और उसमें क्या होते हैं, तार होते हैं, और ये तार क्या करते हैं, ऊर्जा संचरण करते हैं। ये तार हमारे पास में ऊर्जा संचरण करते हैं। अब ऊर्जा संचरण करके हमारे पास में एंटीने की ऊर्जा टीवी तक पहुंचाते हैं, जिससे हमको सूचनाएं आसानी से दिखने को मिल जाती है। तो प्रकाश तंतु में भी लगभग ऐसा ही होता है। तंतु का मतलब होता है तार, और प्रकाश का मतलब आप जानते हो, जिसमें प्रकाश प्रवाहित हो सके। तो प्रकाश तंतु बनता है कांच का। किसका बनता है? कांच का। तार का नहीं बनता है ये दोस्तों, कांच का बनता है। अभी कैसे बनता है थोड़ा सा इसके बारे में अपन देखें। इसमें क्या होता है, कांच का एक बेलनाकार लंबा तार बनाया जाता है। कांच का बेलनाकार लंबा तार बनाया जाता है। इस लंबे तार को हम कहते हैं कोर। इस लंबे कांच के तार को हम कहते हैं कोर। जिसके व्यास की हम बात करें तो इसका व्यास होता है 0.25 mm लगभग इसका व्यास होता है अपने पास 0.25 mm, जो कि बहुत छोटा होता है। अपन ये कह सकते हैं बाल की मोटाई से थोड़ा सा ज्यादा। इसके ऊपर जिसका अपवर्तनांक जब हम कह रहे हैं, इसका अपवर्तनांक होता है n1, और जो होता है अपने पास में अधिक अपवर्तनांक इसका होता है। इसके ऊपर इसी तार के, ये जो अपने पास में बेलनाकार कांच का तार हमने बनाया है, इसी बेलनाकार कांच जो अपने पास में तार बना रखा है, इसी के ऊपर हमको एक अलग से बेलनाकार तार बनाया जाता है। इस बेलनाकार तार को हम कहते हैं आवरण। इसको हम कहते हैं आवरण। ये भी कांच का ही बना होता है, और इस कांच का जो अपवर्तनांक है वो होता है दोस्तों अपने पास n2। ये होता है अपने पास कम, या ये कह सकते हैं हम, यहाँ n1 इज ग्रेटर देन होता है n2 इज लेस देन। ठीक है, इसके ठीक ऊपर काले रंग का आवरण चढ़ाया जाता है। काला रंग का अपन आवरण कोई सा भी कह सकते हैं, जो प्लास्टिक का होता है, जिसमें ये क्या है, ये तार सुरक्षित रहे। इसका कांच का हमारे पास में क्यों बनाए जाते हैं दो तार, क्या कारण होता है, इसको बारे में आप समझिए। इस पर हम क्या करते हैं, ये इसकी होती है प्रकाशिक अक्ष। प्रकाशिक अक्ष, या फिर इसका दूसरा नाम होता है अभिलंब। जब हम इसके ऊपर प्रकाश किरण आपतित करा रहे हैं, और यहाँ आपतन कोण आ रहा है आई, ये आपतन कोण हमारे पास में क्रांतिक कोण से अधिक है। दोस्तों, हमारे पास में क्रांतिक कोण, जो आपतन कोण है वो क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक। जैसे क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर हम ये प्रकाश
इस प्रकाश तंतु पर आपतित कराते हैं तो ये पहुंचता है अपने पास में इस अपवर्तक पृष्ठ पर। इसको अपवर्तक पृष्ठ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके इधर की ओर दूसरा कांच है, अंदर की ओर दूसरा कांच है। बाहर वाले कांच का अपवर्तनांक कम है, अंदर वाले कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है। अंदर वाले कांच का अपवर्तनांक ज्यादा होने से यहाँ हमारे पास में होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। जैसे यहाँ अपन देखें आपतन कोण है भाई, जो कि अपने पास में क्रांति कोण से ज्यादा है, तो यहाँ प्रकाश की किरण का क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये प्रकाश की किरण यहाँ पे अपवर्तित नहीं होती है, सीधी क्या हो जाती है, परावर्तित। जब ये इस बिंदु पर पहुंचती है तो यहाँ पे भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और ऐसे करके ये प्रकाश की किरण इस तार में लगातार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होते हुए आगे बढ़ जाती है, जिससे प्रकाश को हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित कर सकते हैं। और ये प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है, यानी हम ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचा सकते हैं, जिसमें ऊर्जा की जो हानि है वो नगण्य होती है। ऊर्जा की जो हानि है वो नगण्य होती है। इस पर जो प्रकाश हम आपतित कराते हैं वो आपतित कराते हैं लेजर लाइट से, लेजर किरण पुंज से इसके ऊपर आपतित कराते हैं, जो कि अपने पास क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। अब इसके अंदर क्या क्या चीज है वापस देख लो। इसके अंदर एक आवरण होता है, सॉरी इसके अंदर एक कोर होता है जिसको हम अंदर का भाग कह सकते हैं। इसके ऊपर एक आवरण चढ़ाया जाता है जिसको हम आवरण कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्लेडिंग, जिसकी मोटाई अपने पास इससे थोड़ी कम होती है, बिल्कुल पतली सी परत होती है। इसके ऊपर एक प्लास्टिक काले रंग का आवरण चढ़ाया जाता है जो सुरक्षा कवच होता है। इसके ऊपर जब प्रकाश किरण आपतन कोण से अधिक कोण, सॉरी क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो यह लगातार प्रकाश किरण इस प्रकाश तंतु में लगातार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती है और प्रकाश की हानि नगण्य होती हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, जिससे हम सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। अब इसके बात करें हम, ये अपने पास में इसका था काम की चीज, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, परीक्षा में सबसे ज्यादा काम आता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रकाश तंतु, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, पहले तो पूछते हैं इसका सिद्धांत, किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, यह सिद्धांत कार्य करती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत। फिर इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग अपने पास में सबसे ज्यादा होता है दूर संचार में, दूर संचार में सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है। अब दूर संचार में क्यों होता है इसके बारे में समझ लो आप। जैसे अपने पास में अब तो मोबाइल का जमाना आ गया, पहले के जब टेलीफोन हुआ करते थे तो उसमें केबल लगाई जाती थी। एक गांव के अंदर मान लो 100 कनेक्शन है, 100 लोगों ने घर पे टेलीफोन लगा रखा है, तो उनके लिए हमारे पास में 100 तार लगाने चाहिए और 100 तार लगाएंगे तो बहुत मोटा तार हो जाएगा। और अगर मान लो 1000 कनेक्शन हो तो 1000 तारों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा, जो कि खूब मोटा हो जाता है, रख रखाव में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेने लाने ले जाने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है। तो फिर उस समस्या का समाधान करने के लिए क्या किया, हमने एक प्रकाश तंतु काम में लिया। अब इस प्रकाश तंतु से क्या होता है, हम यहाँ पे अलग अलग कोण पर, जो कि क्या होने चाहिए, क्रांति कोण से अधिक कोण पर प्रकाश आपतित कराएंगे, तो उसी प्रकार हमको यहाँ अलग अलग कोण पर आपतित मिलेंगे हमको, और वो अलग अलग कोण के आधार पर हम सबको अलग अलग फोन नंबर दे सकते हैं, जिससे हम सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकती है। यानी एक प्रकाश तंतु से हम लगभग 1000 सूचनाएं एक साथ पहुंचा सकते हैं, यानी ये 1000 तारों का कार्य ये अकेला कर सकता है। तो सबसे पहला उपयोग क्या होता है, दूर संचार में, टीवी प्रसारण में इसका उपयोग होता है, रेडियो प्रसारण में इसका उपयोग होता है। टीवी प्रसारण में अलग अलग चैनलों के लिए, क्योंकि अपन जानते हैं आज डिश का जमाना है, 350 से ज़्यादा चैनल आते हैं, तो वो भी इससे अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। FM के खूब सारे चैनल बनते हैं, ऑडियो के अपने पास में आकाशवाणी वगैरह, उनके लिए इसका उपयोग होता है। दूसरा उपयोग होता है इसका चिकित्सा के क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र में अपने पास में इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। जैसे हमारे पास में पेट में, गुर्दे में या फिर पेट में, लीवर में कोई प्रॉब्लम है, अब लीवर का अपन अगर इसका अपन करवाएं तो अपने पास में ज़्यादा से ज़्यादा हम उसकी सोनोग्राफी करवा सकते हैं। सोनोग्राफी से भी अपने को थोड़ा बहुत पता लग जाता है, पर अंदर की सूचना पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके एंडोस्कोपी करवाते हैं। तो एंडोस्कोपी में क्या होता है, एक बेलनाकार तार क्या करते हैं, हमारे मुंह के जरिए पेट में पहुंचाया जाता है, वो पेट में पहुंचा कर जहाँ के जिस अंग को हमको देखना है उसकी फोटो खींची जाती है। उस तार में क्या होता है,
एक तो प्रकाश तंतु होता है, इसके साथ में एक छोटा कैमरा लगाया जाता है। कैमरा तो अपने पास में वहाँ की फोटो खींचने के लिए, प्रकाश तंतु से वहाँ अंदर पेट के अंदर उजाला करने के लिए, क्यों? क्योंकि पेट के अंदर तो अंधेरा है, तो वहाँ दिखेगा कैसे, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद में इसका जो उपयोग होता है, दो तो हो गया अपने पास में दूरसंचार, चिकित्सा। इसके अलावा इसका उपयोग होता है सजावट में। सजावट में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। आजकल गुलदस्ते आते हैं अपने पास में, ऐसे गिलास टाइप में गुलदस्ते। इन गिलास टाइप गुलदस्ते में यहाँ एक बल्ब होता है, इसमें खूब सारे कांच के तार लगे होते हैं। कांच के तार या ये कह सकते हैं प्लास्टिक के पारदर्शी तार होते हैं। इसमें ये जैसे बल्ब जलता है तो इनके सभी बिंदुओं पर वो प्रकाश अपने को दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं, इससे हम ये समझ सकते हैं कि इस गुलदस्ते के सभी किनारों पे छोटा छोटा एक बल्ब लगा रखा है, जो कि बहुत अच्छा देखने को हमको मिलता है। तो ये प्रकाश तंतु का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमने देख लिया। अब दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक और अनुप्रयोग है, वो है अपने पास में दर्पण का, टूटे दर्पण का चमकना। टूटे दर्पण का चमकना। अब टूटे दर्पण का चमकना कैसे होता है? आप अपने शक्ल देखने के लिए जो काम में लेने वाली युक्ति है उसको हम कहते हैं दर्पण। आप उस दर्पण में देखो, अपने पास में जो दर्पण है, जैसे हमारे पास में एक दर्पण ये वाला, इस दर्पण में मान लो बाई चांस ये एक दरार आ गई, दरार